हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? मेवाड़ मुकुट। तो उसका सारांश कैसे लिखना है और जो जिसके ऊपर यानी महाराणा प्रताप के ऊपर इसके बारे में दिया गया है, तो उनका चरित्र चित्रण भी आप इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप एंड तक सभी वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सारांश पर। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित और वीर महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। अकबर से युद्ध में पराजित होने के बाद जब प्रताप जंगल में भटकते हैं, तो तभी से इसका प्रारंभ हो जाता है। यह 7 सर्गों में विभक्त है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रथम सर्ग पर। तो 7 सर्ग में विभक्त है। इस चीज़ के बारे में आपको याद कर लेना है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है और किसके द्वारा लिखा गया है? गंगा रत्न पांडे जी द्वारा। ठीक है, प्रथम सर्ग में बात करते हैं। इस सर्ग में जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होकर जंगल में भटकते हैं, तो इसका वर्णन है प्रथम सर्ग में। और अरावली पर्वत पर वो अपने पुत्र पत्नी के साथ कष्ट सहते हैं, ये चीज़ का भी इसमें वर्णन है प्रथम सर्ग में। अब बात करते हैं सेकंड सर्ग यानी द्वितीय सर्ग में। तो द्वितीय सर्ग में जो क्या क्या दिया गया है, ये सब चीज़ हम इसमें ही देखने वाले हैं। बात करते हैं सेकंड सर्ग द्वितीय सर्ग। इस सर्ग में महाराणा प्रताप की पत्नी का चरित्रांकन किया गया है, यानी उनकी पत्नी के बारे में बताया गया है। उनकी पत्नी कंदमूल फल खाकर व पृथ्वी पर सोकर धैर्यपूर्वक अपने दिन गुजार देती है। बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह हतोत्साहित हो जाती है, यानी निराश हो जाती है। अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। लेकिन फिर वह उत्साहित होकर कहती है कि हमको डुबा नहीं पाएगा कष्टों का यह सागर। तो ये बात सोचती हैं वो अपने दिमाग में फिर से, तो इससे फिर से उत्साहित हो जाती हैं। नंबर 3 यानी तीसरा सर्ग में क्या कहा गया है, इस चीज़ को भी आप समझिए। इस सर्ग में प्रताप के अंतर्द्वंद्व का चित्रण है। ठीक है, प्रताप जो अंदर ही अंदर क्या क्या सोच रहे हैं, ठीक, अंतर्मन में। तो प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से दुखी हैं, पर उनका उत्साह कम नहीं होता। आगे देखते हैं। वे अपने ही मन मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। समझ गए होंगे आप। अब चतुर्थ सर्ग के बारे में बात करते हैं। चतुर्थ सर्ग में इस सर्ग में प्रताप के शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में वर्णन है। जो शत्रु पक्ष है, जो मुस्लिम है, वो उस टाइम पर मुग़ल शासन था, तो उनके जो शत्रु थे, उनकी जो कन्या थी वो दौलत नाम से थी, उनके विषय में वर्णन है। तो वह शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करती हुई कहती है कि ये सूर्य है, यानी जो महाराणा प्रताप है ये सूर्य है और वह दीपक है। ठीक, इसी समय दौलत को वृक्षों के पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यानी दौलत जो है सोचती है प्रताप और शक्ति सिंह के बारे में, दोनों भाई हैं, तो इन दोनों में पूछती है, तुलना करते हुए अपने मन में सोचती है कि यह तो सूर्य है और यह दीपक है। और इसी समय पर उसे आवाज़ सुनाई आती है दौलत को, किसके? पेड़ के पीछे से, वृक्षों के पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह वहीं रुक जाती है, वह सोचना फिर ध्यान देती है उधर को। ठीक है, तो इतना ही बताया गया है उसमें। और आगे देखते हैं पंचम सर्ग में। तो पंचम सर्ग में क्या क्या दिया गया है। इस सर्ग का शीर्षक चिंता है, तो चिंता है इसका सर्ग का शीर्षक। ठीक है, तो महाराणा प्रताप और दौलत रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर चिंतित हैं। तो किस किस के बारे में चिंतित हैं? महाराणा प्रताप और दौलत कौन थी? जो शत्रु पक्ष की कन्या थी। तो वो दोनों किसके बारे में चिंतित है? महारानी लक्ष्मीबाई की। तो आंखों में इनके आंसू देखकर चिंतित है। लेकिन दौलत के मीठे स्वर को सुनकर रानी को सांत्वना प्राप्त होती है। प्रताप लक्ष्मी से यह बताते हैं कि वे सिंधु प्रदेश जाकर सैन्य संग्रह करेंगे।
यानी सेना को और मजबूत करेंगे और सेना में और लोगों को भर्ती करेंगे, तो सैन्य बल को मजबूत करेंगे वे, इस चीज़ का वर्णन है। यानी जो चिंता है वो उसमें बताया गया है कि जो दौलत और महाराणा प्रताप हैं, इन दोनों को वह पहले तो रानी लक्ष्मीबाई को देखते हैं और इस चीज़ से लिए इस वो आंसू वो रो रही होती हैं, तो उन आंसू को देख करके वो दौलत जो है शत्रु पक्ष की कन्या वो सांत्वना देती है, उन्हें बताती है कि हम ऐसे करेंगे, तो तब रानी लक्ष्मीबाई को सांत्वना प्राप्त होती है। सांत्वना यानी शांति प्राप्त होती है, यानी वह रोना बंद कर देती हैं। और फिर वो प्रताप जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैं सिंधु प्रदेश में जा कर के सैन्य बल को और मजबूत करूँगा। ठीक, अब 7वां सर्ग में बात करते हैं। 7वां सर्ग, इस सर्ग का शीर्षक भामाशाह है और भामाशाह और प्रताप एक दूसरे को गले लगाते हैं। भामाशाह और प्रताप दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, गले, ठीक है, और आगे की योजना बनाते हैं। क्या करते हैं वे? आगे की योजना को बनाते हैं, ठीक है, आगे की योजना को बनाते हैं। यहीं पर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। तो बस इतना ही दिया गया है इसमें, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया है कि इस क्लास में महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण भी देखने को मिलेगा और मेवाड़ मुकुट का क्या खंड काव्य का सारांश भी देखने को। तो चरित्र चित्रण पर अब बात करते हैं हम। तो चरित्र चित्रण कैसे लिखोगे आप, तो उसको भी आप देख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। तो स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? जैसे लिख सकते हो आप, देशभक्त, नंबर 1। मैंने पॉइंट जो बनाए हैं उन तरह से आप उनकी तरह से भी लिख सकते हो आप, और थोड़ी सी डेकोरेशन आप हेडिंग्स में कर सकते हो बहुत ही इजीली वे में। तो स्टार्ट करते हैं। देशभक्त, प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। वे अपना सर्वस्व गंवाकर भी अपनी मातृभूमि के प्रति दृढ़ संकल्प धारण किए हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और उसके बाद वे अपने देश सेवा का व्रत धारण किए हैं। तो यहाँ तक आप देख चुके हो और समझ चुके हो, ये चीज़ देशभक्त के ऊपर लिख सकते हो। अब बात करते हैं उदार हृदय, नंबर 2 हेडिंग में उदार हृदय। तो उदार हृदय के बारे में क्या लिखोगे? प्रताप का हृदय अत्यंत उदार है, बहुत ही उदार है। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रीवत पालते हैं। चेतक की मृत्यु पर भी वे बहुत शोक विह्वल हो उठते हैं, यानी दुखी हो उठते हैं। तो उदार हृदय के बारे में भी आप पॉइंट को नोट कर सकते हो। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इनके पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और कहानी सी बना करके आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। बस सिर्फ इनके हेडिंग्स के पॉइंट्स को याद कर लीजिए। बात करते हैं त्यागशील पर। तो तीसरा पॉइंट त्यागशील बनाया है। राणा प्रताप में त्याग भावना विद्यमान है, यानी है उनके अंदर उपस्थित है, इस चीज़ के अंदर विद्यमान लिख सकते हो, वो ज़्यादा शब्द बेटर रहेगा, ठीक है। वे भामाशाह द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए गए अपरिमित धन को भी स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं साहसी एवं वीर। तो साहसी एवं वीर के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, प्रताप निर्भीक, साहसी और वीर पुरुष हैं। वे दुखमय जीवन बिताते हैं और शत्रुओं से कभी नहीं डरते हैं। वे कंदमूल फल खाकर भी और भूमि पर सोकर भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। जंगल में रहते हुए भी वे किसी से डरते नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो धैर्यवान के लिए आपने लिख दिया होगा साहसी एवं वीर, जो है वो हेडिंग्स धैर्यवान भी बोल सकते हो, साहसी एवं वीर भी बोल सकते हो, ठीक है। हेडिंग्स आप अपने द्वारा भी बना सकते हो। नंबर 5 स्वाभिमानी। तो स्वाभिमानी की हेडिंग को देख लीजिए, इसमें क्या क्या लिखे हैं हमने। प्रताप के शरीर में कूट कूट कर स्वाभिमान भरा है। स्वाभिमान के कारण वह मेवाड़ की मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं और परंतु कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रताप वीर, साहसी, देशभक्त और निर्भीक होने के साथ साथ एक स्वाभिमानी पुरुष है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे और यहीं पर ही इसका वीडियो का एंड होता है, ठीक है।
मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे क्या निबंध के ऊपर। तो निबंध भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको निबंध देखने के लिए मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।